हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए थर्ड सेमेस्टर के पेपर हिस्ट्री ऑफ कंटेम्प्रेरी एशिया 1945 टू 2003 पर आज हम बात करेंगे। हिस्ट्री ऑफ कंटेम्प्रेरी एशिया जिसमें कि 5 यूनिट हैं। आज हम इसमें फर्स्ट यूनिट का टॉपिक डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री यानी समकालीन इतिहास। कई बार हम समकालीन इतिहास का सबसे पहले यहाँ पर हम अर्थ जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई बार विद्यार्थी समकालीन इतिहास के अर्थ को नहीं समझ पाते। वो उसको आधुनिक इतिहास या जो इस समय घटनाएं घटित हो रही हैं उससे समकालीन इतिहास को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि जब भी हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो इतिहास के अध्ययन के अंतर्गत हम किसी देश, क्षेत्र या संसार के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो उसको अलग अलग कालों में या उसको उपकाल में विभाजित करके हम देखते हैं, और इस विभाजन को या अलग अलग काल को बांटने का एक कोई विशिष्ट एक पैरामीटर या मानदंड हम तय करते हैं। और ट्रेडिशनल हिस्ट्री राइटिंग्स में हम देखें या पारंपरिक इतिहास लेखन में तो हम देखते हैं कि अलग अलग कालों को बांटने का ये जो मानदंड है वो हर देश या विशेष के इतिहास पर उस समय के शासन करने वाले अलग अलग राजवंशों के कालों को बांट करके उनकी शासनकाल अलग अलग तिथियों पर जो रहे उसको बांट करके हम उसको पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए तो भारत के इतिहास को अगर हम ले लें तो मौर्य काल है, गुप्त काल है, मुग़ल काल है, या चीन के संदर्भ में देखें तो हान काल या मांचू काल, या इतिहास इंग्लैंड के इतिहास को देखें तो ट्यूडर काल या स्टुअर्ट काल। इस तरह से हम देखेंगे कि अलग अलग राजवंशों ने कब से लेकर कब तक राज किया, उस आधार पर हम उस राजवंशों के अध्ययन की तिथि को निश्चित करके इतिहास को बांट करके पढ़ते अलग अलग कालों में हैं। और उसमें एक निश्चित तिथि हमारे सामने स्पष्ट होती है कि किस राजा ने किसी वंश की स्थापना इस तिथि को की, तो इस तिथि से ये काल आरंभ होता है, मौर्य काल, और उस अंतिम शासक के साथ ही वो काल समाप्त हो गया और नए युग का आरंभ हुआ, नए राजवंश का। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इतिहास को विभिन्न कालों या खंडों में विभाजित करके अध्ययन जब हम करते हैं तो उसको बांटने का एकमात्र आधार केवल राजवंशों का अध्ययन, राजवंशों के कालखंड नहीं है, या राजवंशों का अलग अलग समयावधि को ही नहीं देखा जाना चाहिए। अलग अलग कालखंडों को बांटने के कुछ अलग पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। कुछ पैरामीटर्स ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने उस समय के समाज में या इतिहास में कुछ ऐसे परिवर्तन लाए हों जिससे कि समाज कई सालों तक उन परिवर्तनों के बाद होने वाली प्रक्रियाओं से गुजर रहा है, तो उस परिवर्तन के आधार पर उसको एक अलग से ही नाम दे दिया जाए। जैसे कि हम देखते हैं आगे चल कर के कि आधुनिक काल या मध्यकाल, जो कि बाद में इतिहास का सर्वसम्मत या सबसे ज़्यादा माने जाने वाला एक काल विभाजन का पैरामीटर जो बना आगे चल कर के है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोगों ने जो पारंपरिक इतिहास लेखन में राजवंशों को बांट करके इतिहास के कालखंडों को बांटा, वो एक सीमित एक विभाजन का पैरामीटर बन सकता है। लेकिन कुछ मानदंड ऐसे हैं जो संस्कृति में, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाते हैं, लेकिन इन परिवर्तनों के बाद समाज के जो अलग अलग उस समय हम देखेंगे काल बन गए, जिनको हम कहते हैं आधुनिक काल या मध्यकाल, इनमें हम किसी तिथि को नहीं पाते हैं सामने। जैसा कि राजवंशों में बांट करके अध्ययन जब हम करते हैं तो हमारे सामने एक निश्चित तिथि होती है उस राजवंश के प्रारंभ होने की और राजवंश के समाप्त होने की। लेकिन जब हम किसी बड़े सांस्कृतिक आर्थिक परिवर्तनों के आधार पर जब बांटते हैं, जैसे कि इतिहास में पुनर्जागरण का काल या औद्योगिक क्रांति का काल, इन कालखंडों के आधार पर जब हम अलग अलग कालों को बांट करके इतिहास पढ़ते हैं तो इसमें हमें एक क्रमबद्ध काल का तो एक बोध होता है, ज्ञान मिलता है। लेकिन यहाँ पर हमें राजवंशों के कालों के आधार पर किए गए विभाजन की तरह तिथि हमें दिखाई नहीं पड़ती कि ये औद्योगिक क्रांति या पुनर्जागरण का काल इस तिथि को शुरू हुआ और अमुक तिथि को ये पूर्ण हो गया। इसलिए जो ऐसे जो पैरामीटर्स या मानदंड होते हैं वो विभाजन में काल का केवल आपको एक मोटा मोटी एक संकेत दे सकते हैं।
जैसे कि अगर हम कहें भारतीय इतिहास में राष्ट्रवाद का दौर शुरू हुआ, तो जब हम ये कहते हैं तो हमने कभी यहाँ तिथि का जिक्र नहीं हम लोगों ने पढ़ा होगा आज तक कि भारतीय इतिहास में राष्ट्रवाद का जिक्र कहाँ से हमको पढ़ने को मिलता है, या राष्ट्रवाद किस तिथि से प्रारंभ हुआ। राष्ट्रवाद का दौर या राष्ट्रवाद का काल हम पढ़ते हैं, उस काल में भले हमने कई अलग अलग काल बांट लिए हों, उसमें उपकालों का निर्माण कर लिया हो, तो राष्ट्रवाद के उदय को किसी खास दिन या घटना के साथ हम नहीं जोड़ पाते हैं और न ही किसी तिथि का संकेत यहाँ पर कर सकते हम हैं। बस उस संबंध में एक मोटे काल का ही एक निर्देश या संकेत हमको मिलता है। तो इसी तरह के और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं या पैमाने हैं जो इतिहास को सदियों में विभाजित करते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि इंग्लैंड का 15वीं 17वीं अथवा किसी अन्य सदी का इतिहास, लेकिन इतिहास को अध्ययन करने का जो सबसे ज़्यादा स्वीकृत मानदंड या पैमाना है वो है मानव जाति या मानव सभ्यता के विकास के आधार पर किया गया विभाजन। और इस तरह का जो विभाजन होता है उससे हमें समाज में एक विशिष्ट प्रकार की समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली, संस्कृति का भी ज्ञान मिलता है। और इस आधार पर देशों तथा पूरे विश्व के इतिहास को अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा व्यापक और जो सर्वमान्य स्वीकृत एक जो विभाजन किया गया, जो लगभग पूरे विश्व में इसको स्वीकार किया गया, उसके अनुसार वह 3 कालों में बटा हुआ है, जैसे कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो काल अलग अलग देशों में जो हम पढ़ रहे हैं, प्राचीन, मध्य, आधुनिक, ये पूरे विश्व के संदर्भ में जब हम पढ़ रहे हैं तो इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि पूरे विश्व में एक ही साथ प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल नहीं चल रहे होंगे। विश्व के किसी एक स्थान पर अगर प्राचीन काल की स्थिति है या प्राचीन इतिहास हम पढ़ रहे हैं तो आवश्यक नहीं है ये कि विश्व के दूसरे हिस्से में भी उस समय प्राचीन काल ही चल रहा होगा। इस बात को हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल या ये जो अवस्थाएं हैं पूरे विश्व के क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर एक साथ पैरेलल भी ये चल सकती हैं। एक स्थान पर अगर प्राचीन काल चल रहा है तो उसी समय विश्व के किसी अन्य देश में, किसी अन्य हिस्से में मध्यकाल की स्थिति होगी, या हो सकता है विश्व के किसी दूसरे हिस्से में उस समय आधुनिक काल की स्थिति आप देखें। तो यहाँ पर प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल उस देश विशेष के काल के आधार पर हम उसका अध्ययन करते हैं। जैसे भारत, बल्कि एक देश के ही एक इतिहास को हम देखें तो एक दुनिया के अलग अलग हिस्सों की तो बात हम छोड़ दें, एक देश का ही अगर हम इतिहास पढ़ना शुरू करें तो उस एक देश के एक हिस्से में एक समय में प्राचीन का एक काल की अवस्था चल रही होगी, दूसरे स्थान पर मध्यकाल की और किसी अन्य स्थान पर आधुनिक काल की। तो ऐसे में ये अत्यंत जटिल हो जाता है कि इतिहास में जब हम काल विभाजन कैसे करें, प्राचीन, मध्य या आधुनिक। तो यहाँ पर कहीं पर हम सामंतवाद की स्थिति देखते हैं, कहीं पूंजीवाद की स्थिति देखते हैं। तो इस तरह इतिहास में कहीं एक जो सर्वमान्य विभाजन है ये इतिहासकारों ने अपनी सुविधा अनुसार या अपने ज्ञान के अनुसार अलग अलग तरीक़ों से उसके मानदंडों को तय किया है। प्राचीन, मध्य और आधुनिक ये सर्वमान्य एक पैमाने हैं, मानदंड हैं इतिहास को, कालखंडों को बांटने का। लेकिन इस पैमाने को ध्यान में रखते हुए हमें इस बात को साथ में लेकर के चलना होगा कि पूरे विश्व में प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल की अवस्थाएं अलग अलग देशों में अलग अलग स्थानों पर हो सकती हैं। प्राचीन के साथ ही कहीं पर मध्य, कहीं पर आधुनिक काल भी चल रहा होगा। जैसे अगर हम देखें एशिया या अफ्रीका में एक प्रकार की समाज व्यवस्था की समाप्ति और दूसरे प्रकार की व्यवस्था का उदय जो है यूरोप के साथ नहीं बल्कि उससे अलग अलग समय पर हुआ। इसीलिए अलग अलग देशों और अलग अलग क्षेत्रों में प्राचीन, मध्य, आधुनिक काल के जो तिथि क्रम हैं, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम देखते हैं पढ़ने का, वो अलग अलग आपको मिलेगा। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सभी देशों के इतिहास के प्राचीन और मध्यकाल की विशेषताएं भी एक जैसी नहीं होंगी। उनके सामाजिक, उनके आर्थिक, उनके राजनीतिक जो प्रणालियां हैं, उनकी संस्कृति की जो विशेषताएं हैं वो एक दूसरे से एकदम ही भिन्न हैं। जैसे मध्यकालीन चीन या मध्यकालीन भारतीय समाज की जो अर्थव्यवस्था है, राजनीतिक जो हमारा सिस्टम है, वो सभी एकदम वैसे नहीं हैं जैसे मध्यकालीन यूरोप के थे।
यानी अगर मध्यकाल जिस समय हमारे देश में चल रहा है और दूसरे देश में वो मध्यकाल निकल चुका है, तो ज़रूरी नहीं है कि मध्यकाल में जो जो विशेषताएं या तत्व हमारे देश में पाए गए, वही विशेषताएं या तत्व दूसरे देशों के मध्यकाल के दौरान भी मौजूद रहे हों। वो तत्वों की भिन्नता भी हम देखते हैं कि यहाँ पर अलग अलग हो सकती है। अब पूरे विश्व के जो इतिहास का काल विभाजन किया जाता है, तो उसके अलग अलग हिस्सों में दिखाई देने वाली जो भिन्नताएं हैं, तो इन भिन्नताओं को अगर हम देखें तो हमें इतिहास का काल विभाजन एक प्रकार से असंभव प्रतीत होगा। हमें लगेगा कि हम इतिहास को अलग अलग भागों में बांटकर पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर एक इतिहासकार को या इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि विश्व का जब काल विभाजन किया जा रहा है और अलग अलग हिस्सों में दिखाई देने वाली भिन्नताएं हैं, तो सुविधा की खातिर, हमें अध्ययन की सुविधा की खातिर उन विभिन्नताओं को नज़रअंदाज कर दिया जाना चाहिए। और समाज और अर्थव्यवस्था के नए रूप चाहे दुनिया के एक ही क्षेत्र में क्यों ना प्रकट हुए हों, उन्हें हम एक नए काल की शुरुआत मान सकते हैं। जैसे कि जब हम कहते हैं कि यूरोप में जब पुनर्जागरण का काल आरंभ हुआ, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरे विश्व में, विश्व के सभी महाद्वीपों में पुनर्जागरण का काल आरंभ हुआ, लेकिन वो जो पुनर्जागरण की घटना थी उसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। तो इसलिए भले विश्व को प्रभावित जब वो कर रहा है, पुनर्जागरण की घटना यूरोप में जब हो रही है और पुनर्जागरण की जो विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, दूसरे महाद्वीपों में या विश्व के दूसरे हिस्सों में जब तक वो कारक पहुँचे पुनर्जागरण के, तब तक उसमें कई सालों का अंतर आ चुका है। तो इस प्रकार की विभिन्नताओं को या गैप को हमें इग्नोर कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इतिहास में काफ़ी लंबे समय तक के अध्ययन, काफ़ी लंबे समय तक की घटनाओं को हम क्रमबद्ध रूप से हम अध्ययन उनका जब करते हैं, तो इस तरह के कई बार अवधि का एक गैप या हमको काल अंतराल मिलता है। और लगभग सभी इतिहासकार इस बात पर एकमत नहीं हैं कि वो जो अंतराल है वो कितना होगा। किसी के अनुसार वो 20 साल हो सकता है, किसी के अनुसार विश्व के एक हिस्से में होने वाले जो परिवर्तन हैं, वहाँ के जो परिणाम हैं, जो विशेषताएं हैं, वो विश्व के दूसरे हिस्से में जब तक पहुँचे तब तक वहाँ पर 20 साल का समय लग चुका, किसी के अनुसार 30 साल का, तो किसी ने इस समय अवधि को 100 से 150 साल तक भी बताया है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इसमें दशकों से लेकर के शताब्दी तक का भी अंतर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो पूरे विश्व के इतिहास के संदर्भ में आधुनिक काल की शुरुआत का दौर हम देखते हैं, माना जाता है कि 15वीं से 17वीं शताब्दी के दौर में माना जा रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पूरे विश्व में आधुनिक काल 15वीं से 17वीं शताब्दी के दौर में ही प्रारंभ हुआ हो। 15वीं से 17वीं शताब्दी के दौर में विश्व के अनेक हिस्सों में अभिप्राय हो सकता है कि मध्यकाल चल रहा होगा। तो यहाँ पर हम ये ध्यान देंगे कि विश्व इतिहास के 15वीं 17वीं सदी के आरंभ होने वाले काल को आधुनिक काल जो माना जाता है, तो यहाँ जिसमें और आधुनिक काल की जो परिभाषा को अगर हम और व्यापक देखें तो उसमें हम इस तत्व को भी हम जोड़ते हैं कि आधुनिक काल यानी कि आज तक के दौर में या जिस दौर में हम रह रहे हैं, इसमें जो अलग अलग घटनाओं का जो विकास क्रम हो रहा है, उसको भी हम आधुनिक काल में समावेश हम उसका कर लेते हैं। तो जब हम अलग अलग विषयों, चाहे वो राजनीति शास्त्र का अध्ययन आप कर रहे हो, चाहे समाज शास्त्र का, चाहे वो इतिहास आप देख रहे हो, तो 15वीं 17वीं सदी में उस समय कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हो, ये आपको भ्रमित कर सकता है क्या ये आधुनिक काल है। तो यहाँ पर मुझे ये बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है कि 15वीं 17वीं सदी से जो आधुनिक काल आरंभ हो रहा है, जैसा मैंने बोला प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, जो इतिहास को बांटने की एक मानदंड है, तो 15वीं 17वीं सदी से आरंभ होने वाला वो जो आधुनिक काल है वो पूरे विश्व के लिए ये कहा जा रहा हो। तो यहाँ पर हमने जो आज का टॉपिक रखा है वो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री है। तो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री अब किसे कहा जाएगा, तो कई बार कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री का जो सामान्य सा शाब्दिक अर्थ लगाया जाता है, उसका अर्थ हम लोग ये लगाते हैं कि आजकल का या वर्तमान का जो काल चल रहा है, जिसमें घटनाएं घटित हो रही, जिस काल में हम रह रहे हैं, या जस्ट अभी हम हाल में ही बीता हुआ हमारा पास्ट, उसको हम समकालीन इतिहास मान लेते हैं। तो कई बार यहाँ पर हमारे सामने ये प्रश्न भी उपस्थित होता है, तो इस अर्थ में क्या आधुनिक काल
और समकालीन काल या समकालीन इतिहास या आधुनिक इतिहास क्या एक ही हैं? तो यहाँ पर एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है कि समकालीन इतिहास किसे कहा जाए और आधुनिक इतिहास किसे कहा जाए। जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा की कि समकालीन इतिहास का मतलब कि हमारे हाल के वर्षों में घटित हुई घटनाएं जो अभी घटित हो रही हैं या जिस काल में हम जी रहे हैं। तो वहीं आधुनिक काल के बारे में जब हम बात करते हैं कि आधुनिक काल क्या है, तो जब इसकी परिभाषा हम एक तय करने का कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं कि अभी हमारे हाल का ही या रिसेंट बीता हुआ हमारा पास्ट, या अभी हाल की घटनाएं, या बल्कि जो घटनाओं का विकासक्रम अभी भी हो रहा है। तो इस अर्थ में समकालीन इतिहास और आधुनिक काल ये दोनों हमें एक प्रतीत हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि समकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास के बारे में तो हर एक देश के अपने अपने एक तिथि या काल का लोगों ने निर्धारण कर दिया है। जैसे 15वीं-17वीं शताब्दी को लोगों ने यूरोप में माना कि आधुनिक काल का प्रारंभ था, तो वहीं भारत में हम मानते हैं कि अंग्रेज़ों के आगमन के काल से और प्लासी के लड़ाई के समय से आधुनिक काल आरंभ हुआ। तो यहाँ अब हम कहें कि समकालीन इतिहास हम किसको कहेंगे? तो समकालीन इतिहास और आधुनिक काल के इतिहास में हमको एक सबसे पहला तो एक ही दिखाई पड़ता है एक अंतर कि आधुनिक काल विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर शुरू हो रहा है, वो एक साथ पैरेलल पूरे विश्व में नहीं चल रहा है। लेकिन अगर हम समकालीन इतिहास की बात करें तो समकालीन इतिहास का मतलब ये हुआ कि अभी हाल की जो घटनाएं चल रही हैं और ये हाल की घटनाएं जिसमें इतिहासकार जी रहा है और उन्हीं घटनाओं को वो लिख रहा है। तो इस अर्थ में समकालीन इतिहास आधुनिक इतिहास से भिन्न हो जाता है कि हाल की घटनाएं जो बड़े पैमाने पर विश्व के एक हिस्से में घटित तो हो रही हैं, लेकिन कुछ सालों तक आते आते इसके जो परिवर्तन के जो परिणाम हैं, जो विशेषताएं हैं, वो पूरे विश्व को अपनी चपेट में वो ले रहे हैं, चाहे वो परिणाम या परिवर्तन आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो। तो इस अर्थ में समकालीन इतिहास को समकालीन विश्व का इतिहास भी हम कह सकते हैं अगर इसके व्यापक अर्थों को देखें। तो समकालीन इतिहास की सबसे बड़ी एक विशेषता को अगर हम देखें या समकालीन इतिहास के जो अर्थ को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि समकालीन इतिहास एक ऐसे काल की ओर संकेत करता है या इंगित करता है जिसमें पूरी दुनिया लगभग एक हो जाती है, यानी कि पूरी दुनिया अपने आप को एक समझ रही है। एक क्षेत्र में रहने वाला मानव दूसरे क्षेत्र में रहने वाले मानव की समस्याओं को अपनी समस्याएं समझ रहा है, यानी पूरी दुनिया आश्चर्यजनक रूप से एक होती दिखाई पड़ रही है। इस अर्थ में अगर हम कहें कि समकालीन इतिहास समकालीन विश्व का इतिहास है, यानी जो आज हम एशिया के लिए पढ़ रहे हैं वही स्थिति यूरोप में भी होगी, वही स्थिति विश्व के अन्य दूसरे हिस्सों में भी होगी। यानी समकालीन इतिहास को हम समकालीन विश्व का इतिहास मान सकते हैं। तो समकालीन विश्व का जब हम इतिहास देखते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में उभर करके आती हैं कि समकालीन इतिहास में ऐसी कौन सी बातें हुई जिसको समकालीन विश्व का इतिहास हम मान रहे हैं। तो समकालीन इतिहास को देखने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि समकालीन इतिहास को क्या इतिहासकारों ने कोई एक निश्चित तिथि या उसको एक निश्चित समय के अंतर्गत रेखांकित करने का प्रयास किया है। तो हमारे सामने जब हम इस पर गहन अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ इतिहासकारों ने इसके बारे में कहा है कि 19वीं शताब्दी का प्रारंभ, तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 19वीं शताब्दी का अंत और 20वीं शताब्दी का प्रारंभ जो है वो समकालीन इतिहास का प्रारंभ माना जाना चाहिए। यानी कुछ इतिहासकार कह रहे हैं कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से जो घटनाएं घटित हो रही हैं विश्व में वो समकालीन इतिहास का हिस्सा मानी जाएंगी। तो वहीं पर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो घटनाएं विश्व में घटित हो रही हैं उनकी प्रकृति ऐसी है
कि जो पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है, भले उसकी पूरे विश्व को प्रभावित करने की जो अवधि है बीच में या वहाँ तक उसके प्रभाव पहुँचने की अवधि है उसमें 50-60 साल तक का अंतर हो, या हमने जैसा पहले कहा 100 साल तक का अंतर भी हो सकता है। तो समकालीन जो इतिहास है, समकालीन इतिहास हम समकालीन विश्व के संदर्भ में ही उसका हम अध्ययन करेंगे। समकालीन विश्व की घटनाओं को पढ़े बिना समकालीन इतिहास को हम नहीं समझ सकते हैं। तो समकालीन विश्व के बारे में कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जैसे कि 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी की शुरुआत को हम मान सकते हैं कि ये एक सुपरिभाषित स्वरूप देता है। 19th सेंचुरी या 19th सेंचुरी का मध्यांतर को हम देखें तो समकालीन इतिहास की बात एक विशिष्ट अर्थ में हम कर सकते हैं कि 1945 को लोग मानते हैं, जब विश्व युद्ध, यहाँ से हम देखते हैं कि विश्व युद्ध की समाप्ति प्रथम हुई और द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पर शुरू हुआ। तो किस तरह से 1945 के बाद से आज तक क्या क्या परिवर्तन घटनाएं घटित हुई विश्व में, जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। तो 1945 से लेकर आज तक के महत्वपूर्ण वर्षों को समकालीन इतिहास का एक विशेष क्षेत्र माना जा सकता है, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। तो वहीं पर एक रूसी इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि 1917 से लेकर के 1945 तक के काल को हम समकालीन इतिहास का प्रथम चरण मान सकते हैं। यानी वो समकालीन इतिहास को और 1945 तक के बाद तक इसका विस्तार मानते हैं, और वो ये बात को नकारते नहीं हैं कि 1917 जो है, 1917 का जो शुरुआती दशक है और 45 तक के बीच की घटनाएं समकालीन इतिहास में नहीं आती हैं। वो इसको प्रथम चरण की संज्ञा देते हैं। यानी कि उनके अनुसार 1917 से 45 तक के काल को समकालीन इतिहास का प्रथम चरण मान सकते हैं, और 1945 के बाद से अब तक का जो घटनाएं दिखाई पड़ रही हैं, जो घटनाएं विश्व में घटित हो रही हैं, उसको हम उसका अगला चरण या दूसरा चरण मान सकते हैं। तो इस तरह समकालीन इतिहास को कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वो रूस की 1917 की महान अक्टूबर क्रांति से प्रारंभ होता है, क्योंकि इस क्रांति ने मानव जाति के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया कि शोषक वर्ग के शोषण की जो स्थिति है, उस स्थिति से शोषण के उन्मूलन की ओर और सामाजिक न्याय, समाजवाद, संपत्ति के समान बंटवारे की इस नई संकल्पना को उसने आधार दिया और दिशा में बढ़ने की प्रेरणा दी। तो इस लिहाज से हम देखें तो पश्चिमी यूरोप के जो बहुत से इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि 1914 से 1945 के बीच के वर्षों को समकालीन इतिहास का हम क्षेत्र मानेंगे। इस तरह इतिहासकार भी समकालीन इतिहास के क्षेत्रों को एक स्पष्ट रूपरेखा या स्पष्ट एक समय के अंतर्गत लाने के संदर्भ में भी एकमत नहीं है। रूसी इतिहासकार 1917 से 45 तक को प्रथम चरण मानते हैं, तो पश्चिमी यूरोप के इतिहासकार 1914 से 1945 तक के वर्षों को समकालीन इतिहास का क्षेत्र मान रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1917 का वर्ष हो या 1914 का टाइम हो जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, 1917 का समय हो जब रूसी क्रांति समय हुई, तो इसमें 14 से 17 के बीच में बहुत खास अंतर हमें दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ पर जो मुख्य बात ध्यान देने लायक है वो ये है कि ये समय जो है वो इस बात का द्योतक है कि इस दौरान जो कुछ यूरोप में घटित हुआ वही विश्व इतिहास की एक केंद्रीय शक्ति बनकर के उभरा, वही पूरे विश्व इतिहास का एक कोर निकल कर के वहाँ से आया और पूरे विश्व इतिहास का वहाँ से निर्माण हुआ। तो इस तरह से हम देखें आगे चल कर के जब 1945 से बाद तक की बात की हम कह रहे हैं, तो पूरी दुनिया के इतिहासकारों में एक प्रवृत्ति, एक ये हमें कॉमन या समान दिखाई पड़ रही है कि 20वीं सदी को समकालीन इतिहास का विशिष्ट भाग माना जाने लगा है। यानी आज पूरी दुनिया के इतिहासकारों में 20वीं सदी को समकालीन इतिहास का एक विशिष्ट भाग मानने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। और 20वीं सदी के इतिहास को समकालीन इतिहास मानने का कारण सिर्फ ये नहीं है कि तिथि क्रम की दृष्टि से एक सुविधाजनक काल है कि अगर हमने कह दिया कि 20वीं सदी का काल से ही हम समकालीन इतिहास मानेंगे, क्योंकि यहाँ से जो घटनाएं हैं वो पूरे विश्व में लगभग एक समान प्रभाव डालती हुई दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ पर हमें आधुनिक काल को
ध्यान में अगर हम रख कर के चलेंगे तो हमारे सामने ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी कि वहाँ पर तो आधुनिक काल चल रहा था, लेकिन हमारे यहाँ आधुनिक काल तो बाद में आया। तो आधुनिक काल इस लिहाज से हमारे लिए यहाँ पर केवल वो सुविधा प्रदान करता है कि जब हम समकालीन इतिहास लिखेंगे तो जस्ट समकालीन इतिहास को भी हम तुरंत केवल उसके बारे में लिखना प्रारंभ नहीं करते, हम पहले उसकी जड़ में जाते हैं। तो जब जड़ में जाएंगे तो जड़ में जाने का तात्पर्य ये हुआ कि समकालीन इतिहास को समझने के लिए जस्ट उसके रिसेंट में बीती हुई पूर्ववर्ती घटनाओं का अध्ययन करेंगे। तो वो पूर्ववर्ती घटनाएं जो हैं वो आधुनिक काल का हिस्सा बन जाती हैं। तो आधुनिक काल का हिस्सा यानी विश्व के किसी भी हिस्से का अगर हम समकालीन इतिहास लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो उस समकालीन विश्व के इतिहास को, घटित घटना को पढ़ने के लिए, उसके पूर्ववर्ती घटित घटना को जानने के लिए हम उसके पहले के काल को या आधुनिक काल को हम पढ़ेंगे। तो इस तरह इस काल के जो आधुनिक इतिहास है उसका कारण यह मान्यता है कि इस काल का एक सुपरिभाषित स्वरूप है, और यह स्वरूप का कारण इतिहास का एक ये पृथक काल बन जाता है, आधुनिक काल से भी पृथक काल। यानी हमने यहाँ पर यह देखा कि आधुनिक काल तो अपने आप में एक काल है, इस काल से भी एक पृथक काल ये बन गया। तो समकालीन इतिहास या 20वीं सदी के इतिहास को अधिकाधिक समकालीन विश्व के इतिहास के रूप में देखा जाने लगा है।